क्लास 12th का एग्जाम बहुत नज़दीक है बच्चों। आज हिंदी का पेपर जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ और पूरी 14 क्वेश्चन है। इसका 14 क्वेश्चन का सही सही उत्तर मैं देकर आपको सिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, फुल वाचिंग कर लेना। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। 12th का जो एग्जाम है ना, आज सामान्य हिंदी का है और जो कि मैं एकदम A to Z यानी पूरे प्रश्न का हल सहित मैं आपको बताऊंगा भी और कैसे किया जाता है। ये सब लिखने का सही तरीका में डिटेल में सब कुछ जानकारी आज सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 10 नंबर यानी आपका प्रश्न है 10 नंबर का पूरा है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए गद्यांश में आधारित आपको प्रश्न उत्तर देना है। तो देखिए कैसे देने हैं। पहला हमारा कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का सुंदर लिखिए, ठीक है। और दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा कह रहा है राष्ट्र की कल्पना कब तक असंभव है। और चौथा कह रहा है पृथ्वी किसके कारण मृत्यु भूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पांचवा कह रहा है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या क्या करते हैं। तो इन पांचों प्रश्नों का हम सही उत्तर देकर आपको सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मृत्यु भूमि पहला लिख लेना होगा, पहला अक्षर, और लास्ट वाला अक्षर है उत्पादन होते हैं, ये वाला अक्षर लिख लेना होगा। ये आपको शुरू में लिखना होगा और ये लास्ट में लिख लेना होगा। तो चलिए लिख कर दिखाते। तो दोस्तों ऐसे ही आपको लिख लेना होगा प्रश्न उत्तर संख्या 3 और संकेत में डाल देना होगा हेडिंग, ठीक है। मृत्यु भूमि पर या लास्ट में उत्पादन होता है, मैंने लिख दिया है, यहाँ पर काट दिया है थोड़ा, यह गलती हो गया था, आपको गलती नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर मैंने सुंदर डालकर इसका वाक्य क्या अनुवाद कर भी, प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्रीय का स्वरूप नामक शीघ्र से उद्धृत है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। वासुदेव, इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, ठीक है। आइए तो दोस्तों अब दूसरा प्रश्न हमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए कह रहा है। तो आइए इसका भी अंश का व्याख्या करके दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसे लिख दिया हूँ, दूसरा आपको यहाँ पर डाल देना होगा रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बढ़िया से। लेखक कहता है कि जब व्यक्ति पृथ्वी के साथ माता का संबंध जोड़ लेता है तो सिद्धता के कारण उसके मन में प्राण भाव का उदय होता है। प्राण भाव के इसी मजबूत आधार पर राष्ट्र का जीवन अनंत काल तक बना है। यही प्राण भाव का एक मार्गदर्शन है जिसके राष्ट्र के संबंध में व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य का जन्म होता है। तो ऐसे आपको लिख लेना होगा बढ़िया से बनाकर। आप चाहे अगर आपको आता नहीं है तो इसका बनाकर चुनाकर लिख देना होगा। जैसे दोस्तों अगर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं करने वाले, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको छाप देना होगा, लिख ले। एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा आपने क्या लिखा है, उसे बस नंबर देके आपको चला जाएगा। इतना तेज स्पीड यानी एग्जामिनर चेकिंग करता है, कॉपी इतना नहीं ध्यान देता है। तो आगे देखिए तीसरा प्रश्न हमारा राष्ट्र की कल्पना कब तक असंभव है। तो आइए इसका भी निवारण करते हैं। तो दोस्तों मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर सही सही मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर तीनों प्रश्नों का सही उत्तर लिख दिया है। यदि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है। अगर पृथ्वी न हो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अब यहाँ पर देखिए 14 मैंने क्या लिखा है, पृथ्वी मृत्यु भूमि संज्ञा जन मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। और पांचवा देखिए कह रहा है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संबंधित करते हैं। दोस्तों अगर तीनों प्रश्नों का अगर आपको नहीं आता आंसर तो इसी में से बना चुना कर लिख देना होगा आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आपका है, ठीक है। तो आपको यह शुरू का अक्षर लिख लेना होगा और ये लास्ट का अक्षर लिख लेना होगा। तो उपयुक्त गद्यांश का सुंदर लिखिए। आइए लिखते हैं। तो दोस्तों पांचों आंसर का मैं सही से उत्तर में देकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 4 डाल दिया मैंने, संकेत में लिख दिया, लास्ट वाला अक्षर भी मैंने यहाँ लिखा, शुरू का भी अक्षर लिख दिया, दोनों में लिख दिया, ठीक है। सुंदर में मैंने यहाँ पर लिखा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से इसके रचयिता कवि नाम जयशंकर प्रसाद से लिया गया है, ठीक है। आपको जिस लेखक का यह नाम लिखना होगा तो किस पाठ से लिया गया है इसी लेखक का आपको नाम याद कर लेना होगा, चाहे अगर आपको नहीं आता तो किसी लेखक का नाम डाल सकते हैं। तो आगे देखिए मैंने लिखा है प्रस्तुत गद्यांश में सिद्ध्या के रूप में सुंदर का वर्णन है, सिद्ध्या के रूप में वर्णन है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, दूसरा प्रश्न का उपयुक्त गद्यांश में किसके सुंदर का वर्णन किया है। तो मैंने यहाँ पर बताया भी है। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए परिधन और मृदु धूल शब्द किसके पर्यायवाची शब्द है, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। इन सारे प्रश्न का हम उत्तर दे देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे चौथा का भी आंसर दे दिया, तीसरा का भी आंसर दे दिया। परिधन मृदु धूल शब्द क्रमशः वस्त्र एवं कोमल के पर्यायवाची
है। ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या भी मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 5 नंबर का है पांचवा प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय लिखिए। कह रहा है एक लेखक का आपको साहित्य परिचय लिखना है। हजारी द्विवेदी का आपको आता है तो लिखिए। अगर आपको जिसका भी लेखक का परिचय याद है, एपीजे अब्दुल कलाम का याद है तो एपीजे अब्दुल कलाम का लिख लीजिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम का सही होगा, आप इन्हीं का ही जीवन परिचय लिख लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने प्रश्न उत्तर संख्या 5वां डाल के एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्य परिचय मैंने यहाँ पर संक्षिप्त रूप परिचय बनाकर लिख दिया है। नाम वाम डालकर बॉक्स में बढ़िया से दर्शा वर्षा के आपको लिख लेना होगा। तो आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने साहित्य जीवन परिचय एकदम बढ़िया से लिखा है। प्रश्न ख वाला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक का कवि साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको जयशंकर प्रसाद का लगा लेना होगा। तो जयशंकर प्रसाद का मैंने जीवन परिचय यहाँ पर लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट मारकर इनका जीवन परिचय बढ़िया से लिख लीजिए। ले ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बढ़िया से लिख कर दे दिया है। छठवां हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, लाठी की कहानी कथा सार अपने शब्दों में लिखिए। लाठी की आपको कहानी लिखना है, कथा सार अपने शब्दों में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया प्रश्न उत्तर संख्या 6वां और कथाकार लाठी मैंने यहाँ पर डाल दिया हेडिंग, जिससे एग्जामिनर को ये लगे कि ये कौन सा प्रश्न आपने किया है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट लग कर इसका याद कर लीजिए। ये कहानी 100% आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, स्वपाठित काव्य खंड के आधार पर किस एक खंड के प्रश्न उत्तर दीजिए। किसी एक का प्रश्न को आपको उत्तर देना होगा। इन सारे प्रश्न में से आपको अड़ा तक दिया गया है, च तक दिया गया है, आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना होगा, सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर। तो एक प्रश्न का उत्तर आइए देकर दिखाते हैं। तो पहला वाला का ही मैं क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, मैं उत्तर दिखा देता हूँ। यहाँ डाल दिया मैंने प्रश्न उत्तर संख्या 7वां का क पहला। आपको जो प्रश्न कर रहे हैं उसका डाल देना होगा हेडिंग बढ़िया से। यहाँ पर कर्ण महाभारत का महान दानवीर और वीर योद्धा है, वह सूर्यपुत्र होकर भी जीवन भर अपमान रहता है। दुर्योधन के प्रति उसकी मित्रता टूट है। कर त्याग साहस, उदारता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। वह अपने शत्रुओं से भी उदार व्यवहार करता है। परिस्थितियों के कारण वह अधर्म के पक्ष पर खड़ा होता है, फिर भी उसका व्यक्तित्व महान और करुणा है। ये आपको लिख लेना होगा। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बढ़िया से इसका लिख लीजिए। अगर दोस्तों आपको अगर आता नहीं है तो बना चुना कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको। तो प्रश्न संख्या 8वां हमारा क्या कह रहा है, खंड ख 7 नंबर का है आपका 8वां का। ठीक है, दिए गए संस्कृत गद्यांश का सुंदर व हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में आपको अनुवाद इसका करना है, ये संस्कृत में है, इसे हिंदी में बढ़िया से अनुवाद करना है। 8वां में भी दिया है आपको, अगर ये सरल लगे तो ये वाला करिए, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना चुना कर अपने हिसाब से लिख लीजिए। एग्जामिनर को ये नहीं पता चलेगा कि आपने लिखा है क्या। ठीक है, तो आपको लिख लेना होगा। तो फिलहाल ही मैं इसका हिंदी में अनुवाद करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं खंड क प्रश्न उत्तर संख्या 8वां क का डाल के मैंने सुंदर इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया है। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। इसे कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो में इसका भी बनाऊंगा, आप सभी कमेंट करिए इसका भी वीडियो हिंदी में कैसे संस्कृत को अनुवाद किया जाता है, ये वाला भी मैं बनाने वाला हूँ। लास्ट वीडियो तक एंड तक जरूर बनना। ख वाला प्रश्न है आपका 7 नंबर का है। ख वाला, दिए गए संस्कृत पद्यांश का सुंदर व सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका भी कह रहा है 8वां में दिया है। आपको ये वाला सरल लगे तो ये वाला करिए, अगर ये वाला सरल है, यही वाला सरल लग रहा है, कम शब्द में है, तो आइए इसका ही आंसर देते। तो मैंने यहाँ डाल दिया प्रश्न उत्तर संख्या 8वां का क, सुंदर भी दे दिया और हिंदी में अनुवाद भी कर दिया भैया। तो आपको सुंदर भी कर लेना है, हिंदी में अनुवाद करिए। तो अगर आपको एग्जाम में नहीं आता है, ये याद भी नहीं है, तो कैसे करना। ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला आपको पूरा उठा कर लिख देना होगा। एग्जाम को ये पता ही नहीं चलेगा एग्जामिनर की आपने क्या लिखा है, तो आपको बना चुना कर इसी में ही से ढूंढ के लिख लेना होगा। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोककृतियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर व्याख्या कीजिए। कह रहा है अर्थ लिखकर व्याख्या करने के लिए 2 नंबर का है, आपको किसी एक का ही लिखकर अर्थ आपको बताना है, बहुत सरल है, आप कर लेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 9वां का पहला मैंने लिख दिया है, एक का ही कह रहा है देने के लिए, तो एक का मैंने दे दिया, एक ही प्रश्न का उत्तर सही से। आपको ऐसे बनाकर लिख देना, अगर नहीं आता तो मैंने बताया जो ट्रिक उसी का अप्लाई करना। अब लास्ट में एक ट्रिक और मैं बताऊंगा, अब वीडियो तक एंड तक बने रहिए। 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अपाठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये शुरू का अक्षर उठाना है और लास्ट का अक्षर लिख लेना होगा। यहाँ से शुरू का अक्षर और लास्ट का अक्षर आपको लिख लेना होगा, संकेत में दे देना होगा। देखो ऐसे संकेत में आपको दे देना होगा, मुझे यहाँ पर लास्ट का अक्षर लिख देना होगा। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 10वां लिख लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, कवि ने इन पंक्तियों ने
का महत्व बताया है और यह संदेश दिया है कि जीवन के प्रत्येक मार्ग से सफलता की संभावना होती है। मनुष्य को निरंतर परिश्रम करना चाहिए, निरंतर परिश्रम आपको करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पहला वाला का भी आंसर मैंने बता दिया, आपको सुंदर संदेश में दिखा दिया है। इन तीनों का आपको रेखांकित अंश का व्याख्या करवाना था ना, तो रेखांकित अंश का व्याख्या कैसे करते हैं आइए सिखाते हैं। यह दूसरा वाले का स्क्रीनशॉट मान लेना, यह मैंने लिख दिया है। आपको अगर पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन दुख संघर्ष से अनुभव से भरा होता है। यही पीड़ा महाकाव्य के समान महान होती है। बस आपको यही लिख लेना होगा रेखांकित अंश की व्याख्या के। अगर नहीं आता तो बनाकर लिख देना होगा एग्जाम में। प्रश्न 11वां हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सही अर्थ आपको चयन करके लिखना है। शब्द में युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो आइए इसका सही अर्थ क्या है इसका लिख कर दिखाते हैं। उत्तर देखिए मैंने लिखा है अंश वाले का पहला का मैंने लिखा है कि डी वाला, इनमें से कोई नहीं। और देखिए दूसरा मैंने लिखा है बात पर, इनमें से कोई नहीं है। अब प्रश्न उत्तर संख्या 11वां मैंने डाल दिया है। सुरभित और वारिद है। और आने वाले, प्रवेश करने वाला, दूसरा प्राप्त होने वाला, जैसा पत्र वारिद हुआ है। ये आपको लिख लेना होगा। आगे प्रश्न हमारा ख वाला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का दो अर्थ में लिखिए। एक शब्द को आप लोग लिखना है, सिर्फ दो अर्थ में लिखना है। यहाँ मैंने डाल दिया प्रश्न उत्तर संख्या 11वां घ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया एक शब्द का दो अर्थ मैंने बता दिया है, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट मार के लिख लेना होगा। नहीं आता तो एग्जाम में मैंने जैसे बताया पिछले वाले पेज पर खुल जाइए, उस पर लिख दे दीजिए। तो 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है, हास्य अथवा शांत रस का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। एक उदाहरण आपको लिखना है। शांत रस अगर आपको आता है तो शांत रस लिखिए, हास्य रस आता है तो हास्य रस लिखिए। अथवा में भी दिया है, तो आपको यमक अथवा उपमा अलंकार लक्षण लिखना होगा। अगर आपको यमक आता है तो लिखिए, अगर उपमा अलंकार आता है तो उपमा अलंकार लिखिए। सोरठा आपको दिया है, सोरठा। अथवा में दिया है कुंडली छंद आपको आता है तो कुंडलिया छंद लिखिए। तो देखिए हास्य रस कैसे लिखा जाता है। प्रश्न उत्तर संख्या 12 का मैंने लिख दिया है। हास्य रस हेडिंग डाल के बढ़िया से, काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा रूप हवा भाव या वाणी को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जगाता होता है उसे हास कहते हैं, ठीक है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव और संचारित भाव से पृष्टि होता है तभी हास रस कहलाता है। उदाहरण भी मैंने दे दिया यहाँ पर। तुलसीदास के एक पद में जब भगवान शिव विवाह के लिए तैयार होते हैं और उनके साथ अजीब गुणों का बर्ताव चलती है तो उसके देखकर हास्य रस उत्पन्न होता है। तो आपको उदाहरण क्या देना होगा, अपने हिसाब से दे देना होगा। कुछ भी लिख सकते हैं उदाहरण में अपने हिसाब से बनाकर। तो देखिए उपमा अलंकार मैंने कैसे लिखा है। यहाँ आपको उपमा अलंकार हेडिंग डालकर ऐसे स्क्रीनशॉट इसका मान लीजिए। मैं अगर ज़्यादा बताऊंगा तो वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये देख सकते हैं मैंने पूरा प्रश्न का ट्यूटोरियल मैंने बताया है। आपको इसका अर्थ यानी बढ़िया से लिख लेना होगा, एग्जाम में 100% आए। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान दीजिए, आपको आवेदन पत्र आता है एग्जाम में हर बार। तो आपको यह बैंक किसी व्यवसाय को करने के लिए ऋण प्रति हेतु आवेदन पत्र लिखना होता है। तो अपनी गली मोहल्ले के नलियों के साफ सफाई हेतु नगम स्वास्थ्य और अधिकार के लेखक के पत्र आपको लिखना होगा। तो आपको अगर ए वाला आता है तो ए वाला करिए, नहीं अथवा दिया है ए वाला उड़ा दीजिए। आपको यही सरल लगेगा, यही वाले लिख लीजिए। तो आइए कैसे लिखा जाता है इसके बारे में भी दिखा देते। तो यहाँ मैंने देख लिए प्रश्न उत्तर 13वां डालकर आवेदन पत्र यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बैंक व्यवसाय आवेदन पत्र हेडिंग डालकर। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मान लीजिए अब कैसे लिखा जाता है। मैंने यहाँ पर सब लिख दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपना डेट वोट डाल देना होगा, क ख ग नाम नहीं लिखना होगा, आपको सिर्फ क ख ग लिख देना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लास्ट आंसर दे दिया है। तो 14वां का मैंने आंसर यहाँ पर दिखाया। जैसे यहाँ पर देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। तो अपनी भाषा शैली पर किसी एक पर निबंध लिखना होगा, चाहे इनमें में से पांचों प्रश्न में से किसी एक पर निबंध आपको लिखना होगा।
तो मुझे दूसरा वाले का आंसर आता था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साहित्य समाज का दर्पण। तो जो चीज़ें मैंने बताया, तो आपको अगर इतना बढ़िया से अगर कर लेंगे तैयारी, तो एग्जाम में आपको कुछ न पूरा मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। 100 में से 90 तो मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे बच्चों।